तो दोस्तों, अगर आपने अमीर बनना है तो अभी से भाई पैसा सेव करना, अपने घर में रखना, बैंक में रखना बंद करो भाई। ऐसे आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आप ये सोचते हो कि बैंक में जो आप पैसा रख रहे हो उस पे जो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको अमीर बना देगा। नहीं भाई, अब इन्फ्लेशन भी मैटर किया करता है। इन्फ्लेशन देखा करो कि आपको अगर मान लो 5 से 7% के बीच में बैंक इंटरेस्ट देने के लिए एफडी करवाती है, तो इन्फ्लेशन भी आपका एक्चुअल में 10% तक का हो सकता है। अब आप पूछोगे कि आपके मन में ये भी होगा इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जो सामान आप पिछले साल खरीद रहे हो उसका प्राइस और आज साल के प्राइस में क्या डिफरेंस है, उसके डिफरेंस को इन्फ्लेशन बोला जाता है। और आपको मालूम है कि जो बैंक के इंटरेस्ट रेट होते हैं वो एकदम सिमिलर ही रहते हैं। वो चाहे अगले साल हो, चाहे वो पिछले साल हो, चाहे उससे पिछले साल हो, वो ज़्यादा ज़्यादा 0.5 0.1% बढ़ाएंगे, जबकि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता भाई। और बैंक वाले आपकी एक किस्म से अच्छे से लूटते हैं। वो अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं आपके पैसे डिपॉजिटरी से, क्योंकि उसी से वो दूसरों को लोन प्रोवाइड करते हैं, उसी से वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हैवी चार्जेस करते हैं, उसी से वो पैसों से पैसा बनाते हैं। जबकि आपके पैसों से ही डेप्रिसिएशन की जाती है, आपके पैसे की वैल्यूएशन गिराई जाती है बैंकों के द्वारा ही। समझे मेरी बात। आप ये मत समझो कि पैसा ही सब कुछ होता है। मैं आपको बात बताता हूँ, पैसा एक किस्म से मैनिपुलेशन का गेम का काम करता है। पैसे की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। पुराने टाइम में पैसों को पहले क्योंकि देखो पुराने टाइम में पहले गोल्ड चलता था। अब आज के डेट में तो गोल्ड हर कोई लेके साथ में नहीं घूम सकता। तो 1930s के अराउंड गोल्ड को एज अ पैसे के बैकअप के तौर पे एक्सचेंज किया जाता था कि आपके पास इतना गोल्ड है तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप चाहो तो आप पैसा वापस दे के हमसे गोल्ड ले सकते हो। बट पता चला कि गोल्ड लिमिटेड है और सभी सरकार ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बाद में इसको डॉलर के साथ सरकार ने टाई अप कर लिया कि जिसकी वैल्यू, हमारी करेंसी की वैल्यू डॉलर के साथ अप डाउन्स होती रहेगी, और डॉलर की जो वैल्यू होगी उसके अकाउंट से हम आपको पैसा दे सकते हैं डॉलर्स में। ठीक है। बट आज आप डॉलर के भी हाल देख लो, कोई भरोसा नहीं है। इवन कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो सही आदमी, जो चतुर आदमी होगा, उसी टाइम सीख गया होगा कि पैसा अपने पास रखना कितना डिसएडवांटेज है। तो अगर आपने अमीर बनना है तो पहली बात, पैसा अपने पास रखना बंद करो, इसको इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करो, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिससे पैसों से पैसा बनेगा। ठीक है। थिंक लाइक अ मैन, थिंक लाइक अ बैंक। जैसे बैंक काम करते हैं वैसे आप काम करो भाई। पैसा अपने पास मत रखो। बैंक आपका पैसा अपने पास नहीं रखती भाई। आपका सारा पैसा लोन्स में जाता है, ये आपके इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, बिल्डिंग्स में जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं, सरकार को जाते हैं, ईटीएफ में जाते हैं, शेयर्स में जाते हैं। आपका पैसा वो पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। और जबकि आप नहीं सोचते कि आपका पैसा ये सब चीज़ें जहाँ बैंक लगा रही है वहाँ पर आप लगा के प्रॉफिट कमा लो। तो एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि कैसे आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू बैंक। ठीक है। बट एक बार बता देता हूँ, जो पैसा है ना, ये आपने उतना ही अपने पास रखना है जितना आपका गुजारा हो सके। जैसे हम बोलते हैं इमरजेंसी फ़ंड, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो उनको पता होगा कि मैं स्टार्टिंग से इमरजेंसी फ़ंड की बात करता हूँ। तो आपके पास कम से कम, मैं तो बोलता हूँ कि 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड स्टॉक में होना चाहिए। इतना पैसा होना चाहिए कि 6 महीने अगर आपके पास काम धंधा या फिर कुछ भी ऐसी आपदा आ जाती है जिसमें काम बंद हो जाते हैं, जैसे कोविड था, वैसे आपदा आ जाए तो आप सरवाइव कर सको। ठीक है। और सेकंड पॉइंट कि पैसा, ये मत सोचो कि यही सब कुछ होता है। सम टाइम ये भी चीज़ होती है कि पैसों से ज़्यादा वैल्यूएशन चीज़ आपके पास पड़ी होती है और उसकी कीमत उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड। आज की डेट में, कल की खबर पढ़ रहा था, गोल्ड मेरी एक्चुअली लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बात क्लियर की थी, जो भी मनी के रिलेटेड बोर्ड की। मैंने लास्ट टाइम 2-3 साल पहले गोल्ड खरीदा था, उसकी वैल्यू 70-80 हज़ार हो चुकी है। और मैंने ये भी बोला था कि वो 1 लाख क्रॉस करेगी करेगी, और कल की डेट में 1 लाख गोल्ड क्रॉस कर गई हुई है। उनकी तो बल्ले बल्ले है जिन्होंने मनमोहन के टाइम में 25,000 रुपये तोला गोल्ड खरीदा था, और आज उनके 1 लाख रुपये बन चुके हैं। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का शुक्र है कि 1 लाख रुपये तक गोल्ड पहुंचा दिया। अब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, स्मॉल पुअर फैमिली अब इसको उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। एंड देन, अब ये चीज़ें अगर आप पहले किए होते तो आपका बेनिफिट हो जाता। एंड अब आप मेरे से पूछोगे कि भाई आप शेयर मार्केट को अभी तो अवॉइड करने को बोल रहे थे लास्ट टाइम से। हाँ, मैं बोल रहा था, बट आप कर सकते हो अगर लॉन्ग टर्म में। क्योंकि देखो, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट इज़ ए लॉन्ग टर्म गेम। ठीक है। नो डाउट, पिछले कुछ डेकेड से शेयर मार्केट में एवरेज जो रिटर्न मिल रहा है वो 10 से 15% मिला है। कभी भी लॉस नहीं किया शेयर मार्केट ने।
अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है या फिर आपने ऐसी कंपनी इन्वेस्ट कर रखा है जो आपको लगता है कि यार इट इज़ जेन्युइन, जिनके प्रॉफिट सामने दिखते हैं, जिनके लॉसेस सामने दिखते हैं, जिनकी कंपनी में ग्रोथ हो जा रही है। और मैं एक ही रूल बताता हूँ, जो चीज़ें आप डेली यूज़ में करते हो उसी कंपनी की शेयर्स के बारे में सोचना चाहिए। जिस कंपनी के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना किसी के कहने पर, ठीक है। तो अगर 10 से 15% एवरेज स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न दे रही है तो इट इज़ गुड। बैंक कहाँ 6 से 7% देती है, वो भी एफडी पे देती है। ये स्टॉक मार्केट इज़ ए काइंड ऑफ लिक्विडिटी, आप जब मर्जी चाहे आप एग्जिट कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, है ना। बस एक ध्यान रखना, अगर आपके कंट्री में या फिर हम अपनी कंट्री का मतलब अपने कंट्री में तो यही है ना, प्रॉफिट मार्जिन पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आप देख लेना। इवन कि कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, सरकार की स्टाम्प ड्यूटी होती है, ये सब लटरम पटरम सब कुछ। मतलब कि यार सरकारों ने ना यार हमारे हर एक चीज़ में सालों ने अपना हिस्सा रखा ही रखा है, भले उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखो हम सेविंग के पैसों से हम सेविंग के पैसों से हम इन्वेस्ट करके हम अपने स्टॉक मार्केट्स में थोड़ा सा क्या प्रॉफिट कर लेते हैं, उसमें से भी सरकार पैसा निकाल के हमारी जेब काट के चली जाती है ना। तो हमारी सरकार से तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है इंडिया में रहकर, अगर आप बिग इन्वेस्टमेंट सोचते स्टॉक मार्केट से करने के लिए, सो आई डोंट थिंक कि इट इज़ ए गुड प्लेस। क्योंकि आज की डेट में जितने अमीर लोग हैं, मिलीनियर्स हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं, दुबई जैसी कंट्री में जा रहे हैं, सिंगापुर जैसी कंट्री में जा रहे हैं, जहाँ पर आपके टैक्स की क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी है और रिटर्न भी बेहतर मिल रहे हैं। दुबई में आज मेरे दोस्तों कहते हैं भैया आप तो क्रिप्टो में करा करो, यहाँ पर दुबई में आपका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, क्रिप्टो पे 0 पर मतलब कुछ परसेंट टैक्स है, जबकि इंडिया में क्रिप्टो को लेकर कोई कानून नहीं है। अभी केस हुआ था, कुछ लोग ट्रेड कर रहे थे क्रिप्टो में, तो उनके साथ जो प्रॉफिट वगैरह हुआ था वो मिला नहीं। मतलब क्रिप्टो में अगर रूल ही नहीं होंगे तो भाई क्रिप्टो के स्कैम्स ही बहुत होंगे। तो हुआ कि 5-20 लोगों ने मिलकर फिर उस स्कैम के बारे में कोर्ट में अपील की कि भाई हमको ये ऐप प्रमोट करके एड्स दिखाई गई थी, हमने उसमें इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी आया, बट उसने पैसा दिया नहीं। और जब हम जो भी लोग थे इकट्ठे मिल कोर्ट में गए तो कोर्ट कहते ये केस की सुनवाई हो ही नहीं सकती क्योंकि क्रिप्टो को लेकर सरकार ने कोई रूल ही नहीं बनाया। तो भाई सरकार क्यों कहती है कि मैं 30% टैक्स लूँगी अगर कोई भी क्रिप्टो से आपको इनकम होती है? हैं? मतलब प्रॉफिट ले रहे हो आप, टैक्स ले रहे हो, बट जब बात आई कानून की, तू कौन मैं कौन। तो वही जनता है, जनता ने भी एक कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो जनता भी ऐसी है, वो इसी लाइन पे फिट आती है क्योंकि उन्होंने ही खड़ा किया इन सब लोगों को। एनीवे, मैं आउट ऑफ टॉपिक हो गया था, क्योंकि सीरियसली बातें हैं, आपके पैसों की वैल्यू इंडिया में नहीं पड़ने वाली है, मेरी बात हमेशा याद रख लो। तब भी थोड़ी बहुत उम्मीद, क्योंकि उम्मीद से पूरी दुनिया कायम है, बट जो चीज़ें हैं वो आप इन्वेस्ट कर लो तो हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अपॉर्चुनिटी देखते रहा करो। अगर आप पैसा इकट्ठी भी कर रहे हो ना तो अभी से अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको बोला था कि मैंने कुछ टाइम पहले अपना एक लैंड परचेज़ किया था, उसको मैंने घर बनवाया था, ये भी एक मेरी अपॉर्चुनिटी का पार्ट था। मेरे पास उस टाइम पे पैसा अवेलेबल था और मैंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और मौके पे मैंने डील करके वो चीज़ ले ली और आज उसका रिटर्न मुझे 2 गुना मिल चुका है। अगर मैंने 10 रुपये लगाए थे तो मेरे आराम से 30 रुपये बन चुके हैं, 2 गुना। इस सेंस कि रियल स्टेट की भी मार्केट वैल्यू 10 से 20% बढ़ती रहती है, जबकि मैंने उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से जो मैंने मार्केट का आज के रेट चल रहा है वो हिसाब से मेरा 20% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। नॉर्मल आप 10% मान लो कि रिटर्न होते हैं रियल इस्टेट के, कि अगर आपने 10 रुपये लगाया तो अगले साल वो 20 होगा ही होगा, ठीक है ना। 10% में से 11 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये तब होगा जब उस पर आप अच्छे से उसको स्ट्रक्चर कर लेते हो, वो रेंटल यील्ड में चला जाता है, तो वो ऑटोमेटिक मैथमेटिक है। बट अगर आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी तो वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। कौन कहता था कि गोल्ड जो 3 साल पहले 30,000 40,000 में मिल रहा था, आज की डेट में लाख रुपये हो चुका है ना। तो वही बात है, अपॉर्चुनिटी कभी बता के नहीं आती, बट अगर आपने उस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है तो कभी भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ पॉइंट कि आपने उस पर पैसा लगा दिया तो वो आपका वेस्ट जाने वाला है, ठीक है। बल्कि आपके बैंक में पैसा रखा हो वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि अभी मेरी कंप्लेन आ रही थी मेरे कुछ क्लाइंट्स की, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। जस्ट वो अपना बिजनेस करते हैं और 2-4 पेमेंटें उनकी आती रहती हैं, क्योंकि हम डिजिटल काम करते हैं तो डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंटें होती हैं। अब सरकार ये सोच रही है कि जो पेमेंट कहाँ से भी आ रही है हमको उसका चिट्ठा दे दो। अब चिट्ठा देंगे तो क्लाइंट कहाँ से हमसे काम करवाएगा। हम क्लाइंट को बोलेंगे भाई अपनी स्टेटमेंट दे दो, हमको गवर्नमेंट को जमा करवाना है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि ये पेमेंट जो आ रही है वो वैलिड नहीं है या फिर कुछ वो लग रहा है। अब देखो सिंपल बात है,
वैसे भी बैंक में कंट्रोल बढ़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि सरकार आपको कंट्रोल करना चाहती है। डिजिटलाइजेशन का सबसे मेन मकसद ही यही था कि आपके ऊपर ध्यान रखा जाए। और ये डार्क ट्रूथ है भाई, ये डार्क ट्रूथ है। ऑनलाइन सिस्टम से आपको कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं तो लेजेंड आज भी वही हैं जो कैश में डील करते हैं, और वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैश में एक तो टैक्सेशन से कोई झंझट नहीं है, फालतू के टैक्स टूक्स नहीं देने। अब आप 10 रुपये ऑनलाइन पे करोगे तो भाई उसमें से आपके 1-2 रुपये तो टैक्सेशन के कटते ही कटते हैं, कोई भी आप सामान लेते हो तो। जबकि कैश में आप अगर पनवाड़ी दुकान पे जाते हो, या पनवाड़ी छोड़ो, इन द सेंस बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेस होते हैं जो कि अपने घर पे खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वहाँ से आपको वो सामान सस्ते में मिल जाता है कंपैरिजन टू ये जो आप एमएनसी कंपनीज़ के जैसे ग्रोसरीज वगैरह आते हैं, तो इसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। तो वही है, डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा ये भी है कि आपको ऑलरेडी टैक्स भी ऑनलाइन चला जाता है और आपको ट्रैक भी किया जा सकता है। बस ये कुछ चीज़ें थी। मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट, गोल्ड हो गया, स्टॉक्स हो गया, यही सदाबहार वाले टॉपिक हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही माने गए हैं। बाकी अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है, आप पैसा रखो पर उतना रखो कि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सको। इमरजेंसी फंड उतना रखो जिसमें आपका 6 महीने का कम से कम गुजारा हो सके, और बस बाकी पैसा अपने पास मत रखो। बाकी इन्वेस्ट करो, जहाँ हो सके कर दो इन्वेस्ट, जहाँ आपको लगे। क्योंकि देखो, हमारे सिक्स सेंस बताते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे सिक्स सेंस ऐसे बोलते हैं कि यार ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, है ना, ये हमारे लिए फ़ायदेदार होगा। बट हम जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि पैसा आपको सामने दिखता है तो आपको अच्छा लगता है, बट आपको नहीं पता वो रखा हुआ पैसा आपकी वैल्यूएशन गिरा रहा है, अपनी खुद की वैल्यूएशन गिरा रहा है। ठीक है ना। तो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।